हेलो फ्रेंड्स, मैं जय आपका विशेष ज्ञान में स्वागत है। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टैली में कि चेक बाउंस की एंट्री आप टैली में कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसे तो मैंने इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी कई सारी वीडियोस अपलोड कर रखी है अपने चैनल पर, जिसपे मैंने बताया हुआ है कि चेक बाउंस की एंट्री आपको टैली में कैसे करनी है। इसके अलावा अगर आपकी बैंक की जो चार्जेस डिडक्ट होती है चेक बाउंस के केस में, तो उसकी एंट्री कैसे करनी है। जीएसटी अगर लगती है उसके ऊपर तो उसकी आईटीसी कैसे क्लेम करेंगे। इसके अलावा मैंने ये भी बताया हुआ है कि अगर आपको चार्जेस लगी है चेक बाउंस के कारण, वो आप अपनी पार्टी से कैसे डिमांड करेंगे, विदाउट जीएसटी या विथ जीएसटी। सारे केसेस मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर कर रखे हैं, तो उन वीडियोस की लिंक तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ स्पेशल बताने जा रहा हूँ, कुछ हटकर बताने जा रहा हूँ। तो प्लीज इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप स्किप करेंगे तो हो सकता है आपकी जो एक इम्पोर्टेंट नॉलेज है वो आपकी स्किप हो जाए। तो प्लीज, ज्यादा लंबी वीडियो भी नहीं है तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। देखिए, हम लोग जो नॉर्मल एंट्री करते हैं टैली के अंदर चेक बाउंस की, वो कैसे करते हैं सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे। उसके बाद देखेंगे कि जो आज मैं आप लोगों के लिए स्पेशल एंट्री लाया हूं वो कैसे करनी है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एंट्री कर रखी है डिस्प्ले डे बुक में। ये मेरा मतलब सप्लायर है जिससे मैंने माल परचेस किया है। अब मैं क्या करूंगा, इससे पेमेंट करूंगा। तो पेमेंट हम कई मोड में कर सकते हैं, जैसा कि आपको पता भी होगा। हम पेमेंट आज के टाइम पे कैश में भी कर सकते हैं, हम पेमेंट ई वॉलेट से भी कर सकते हैं, यूपीआई से कर सकते हैं, ऑनलाइन जाकर एनईएफटी आरटीजीएस या आईएमपीएस से कर सकते हैं, या ऑफलाइन जाकर फॉर्म फिलअप करके एनईएफटी आरटीजीएस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर सेम मतलब बैंक में अकाउंट है पार्टी का, तो उस केस में फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा आज का मुद्दा है इस वीडियो का, वो है कि चेक, यानी कि अगर आप ये सारी जो मोड्स हैं पेमेंट करने की या रिसीव करने की, इसे यूज नहीं करते हैं, तो इसके अलावा जो एक मोड बचता है वो बचता है चेक। चेक क्या है कि मानकर चलिए मेरी ये पार्टी है, इसने मुझे माल भेजा, अब मैंने इसे चेक दे दी। अब ये चेक जाकर अपने बैंक में लगाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, उस केस में कई बार चेक बाउंस हो जाती है। या तो देखिए उसमें कई कारण होते हैं, आपको पता ही होगा। एक इनसफिशिएंट बैलेंस के कारण साइन कभी सही से मैच नहीं होती है, कभी अमाउंट सही से मैच नहीं होता है जो वर्ड और फिगर में होता है, या कहीं पर ओवर राइटिंग की होती है, या डेट से पहले ही जाकर चेक लगा दी, या जो फर्म का नेम है उसमें कुछ गलती हो गई है। मतलब कई सारी गलतियां हो सकती है चेक को फिलअप करते टाइम, या कई सारी मतलब इग्नोरेंस हो सकती है चेक को फिलअप करते टाइम। तो उस केस में आपकी चेक बाउंस होती है। तो उस केस में जो हम लोग टैली में एंट्री करते हैं, बहुत ही सिंपल एंट्री करते हैं, वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूं जो लोग नए हैं उनके लिए। तो जैसे ये मेरी पार्टी, इससे मैंने माल परचेज किया, ठीक है। अब मैं इससे पेमेंट करूंगा। तो पेमेंट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसे चेक दे रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, एंट्री करूंगा अपने आकर इसमें पेमेंट वॉचर में, ठीक है। अब मानकर चलिए मैं इसे 1 मई को चेक दे रहा हूं, तो मैं सेम डे अपने बुक में दिखा दूंगा कि मैंने मतलब चेक दे दी है। तो फ्रेंड्स, आप ये सोच रहे होंगे कि मैं सेम डेट को आकर एंट्री क्यों कर रहा हूं पेमेंट वॉचर में, जबकि मेरे बैंक से जो पैसे हैं वो तो डिडक्ट नहीं हुए हैं आज की डेट में। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा करना पड़ता है। नहीं तो क्या होगा कि अगर आप एंट्री सेम डेट को नहीं करेंगे तो आपको हमेशा टैली में बैलेंस ज्यादा रिफ्लेक्ट होगा बैंक में। हो सकता है बाई मिस्टेक आप किसी दूसरे पार्टी को भी चेक दे दे, उससे क्या होगा कि फिर सामने वाली पार्टी को अगर आप चेक दे देते हैं किसी और पार्टी को और वो चेक लगाती है, तो किसी एक की चेक बाउंस हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आपको सेम डेट में करना होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, सेम डेट में करने के पीछे कारण क्या होता है वो भी समझ लीजिए। जैसे ये जो चेक है, मैंने जो चेक में डेट लिखी है, आज की डेट ही लिखी है जिस डेट को मैं बुक्स में एंट्री कर रहा हूं। तो क्योंकि जो मैंने चेक पर डेट लिखी है सेम लिखी है जिस डेट को मैं बुक्स में एंट्री कर रहा हूं, तो मैं सेम डेट भी एंट्री कर सकता हूं। भले मेरा पैसा 2 या 4 दिन बाद निकलेगा मेरे अकाउंट से, वो अलग बात है। तब फिर जब हमारे पास बैंक की जो स्टेटमेंट है वो आएगी, तो हम टैली में जो बैंक रिकंसिलेशन है वो हम कर लेंगे, वो एक अलग बात हो गई, ठीक है। अगर मानकर चलिए आपने पीडीसी यानी पोस्ट डेटेड चेक दी है सामने वाली पार्टी को, 10 दिन बाद की, 20 दिन बाद की, या महीने भर बाद की, तो टैली में आपको वो फीचर भी है कि आप F11 फीचर्स में जाकर पोस्ट डेटेड चेक का जो ऑप्शन है वो एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके बाद आप एंट्री तो सेम डेट में ही करेंगे जिस डेट में आपने चेक दी है। उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है जिससे कि आप वो जो है डेट मार्क कर सकते हैं कि किस डेट को वो जो चेक है मतलब क्लियर होने के लिए रेडी हो जाएगी, यानी किस डेट की आपने टाइम दी है सामने वाली पार्टी को। तो ये सारी चीजें अभी मैं फिलहाल आपको नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ नॉर्मल एंट्री बता रहा हूं। क्यों मैं नॉर्मल एंट्री बता रहा हूं, क्योंकि इन सारी टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी मेरी वीडियो अपलोडेड है, ठीक है। तो ये जो हम एंट्री है वो हम पेमेंट वाचर में करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर हम अपनी बैंक ले लेंगे।
ये मानकर चलिए मैंने बैंक ले ली, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बैंक का नाम नहीं दिया है, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि यहाँ पर जो भी आपकी बैंक हो, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है वो आप यहाँ पर ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पर पार्टी ले लेंगे जिस पार्टी को आप चेक दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ये जो एंट्री कर रहा हूँ सिंगल एंट्री मोड में कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर कोई डेबिट और क्रेडिट करके एंट्री नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको वैसे करनी है तो आप F12 कॉन्फ़िग में आकर ये जो आपका सेकंड ऑप्शन है इसे डीएक्टिवेट कर देंगे, तो आप फिर डेबिट और क्रेडिट में एंट्री कर सकेंगे, ठीक है। अब मानकर चलिए यहाँ पर जैसे कि ये जो मैंने चेक दी, तो मैंने तो चेक नंबर कहीं लिखा नहीं, तो मैं यहाँ पर ये जो नरेशन है इसमें चेक नंबर और जो भी डिटेल्स मुझे लिखनी होगी मैं यहाँ पर टाइप कर सकता हूँ अपने फ्यूचर के मतलब रिकॉर्ड के लिए या रेफरेंस के लिए, कि जब भी मैं चेक करना चाहूँ कि मैंने इस पार्टी को कौन सी चेक दी थी, तो उस पर्पज से। इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है, हमारे पास टैली खुद एक ऑप्शन देती है जिसमें हम वो सारी डिटेल्स भी डाल सकते हैं, हमें नरेशन की भी जरूरत नहीं होती है। वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, उन ऑप्शंस को लाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको F12 यानी कॉन्फ़िग में आना होगा। यहाँ पर आने के बाद ये जो आपको ऑप्शन रिफ्लेक्ट हो रहा है बैंक एलोकेशन ऑप्शन, यहाँ पर ये जो ऑप्शन है इसे नो करना होगा और उसके बाद ये जो सबसे लास्ट में ऑप्शन है इसे यस कर देंगे। अब देखिएगा, मैं ऊपर जा रहा हूँ वापस से आ रहा हूँ तो यहाँ पर हमारे सामने ये विंडो आएगी। यहाँ पर आप अकाउंट नंबर डाल सकते हैं सामने वाली पार्टी का जैसे आप पेमेंट कर रहे हैं, उसके बाद उसकी बैंक आईएफएससी कोड, उसके बाद इंस्टॉलमेंट नंबर मतलब यहाँ पर चेक का नंबर डाल सकते हैं जो भी चेक आपने दी है। इस तरीके से भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं, तो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं जो भी चेक नंबर है। तो आपको नरेशन में करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, आप इसमें भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस ऑप्शन का बहुत अच्छा यूज भी होता है। इसमें क्या होता है कि आपके पास जो भी चेक बुक है उसमें जो भी नंबरिंग है चेक की वो भी आप सेट कर सकते हैं लेजर्स के अंदर, जो भी बैंक के लेजर्स बनाएंगे। इसके अलावा आपकी जो पार्टीज है, जैसे ये मेरी पार्टी HMM इंटरप्राइजेस, इसका जब मैं लेजर बनाऊंगा तो वहां पर प्रोवाइड बैंक डिटेल्स होती है, वहां पर मैं इसका अकाउंट नंबर वगैरह डाल दूंगा, तो यहाँ पर वो ऑटो रिफ्लेक्ट होगा। तो इन सारी टॉपिक्स के ऊपर भी मेरी ऑलरेडी वीडियो है, इसीलिए मैं वो सारी टॉपिक कवर नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि क्या क्या ऑप्शंस होते हैं टैली के अंदर अगर आप फ्रेशर हैं। यहाँ पर देखिए F11 में आपको F11 फीचर्स में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं चेक प्रिंटिंग का ऑप्शन मिलता है, सेट अल्टर मतलब ट्रांजेक्शन टाइप मिलती है, बैंकिंग फीचर्स मिलता है और पोस्ट डेटेड ट्रांजेक्शन का फीचर मिलता है, जो कि अभी मैंने बात की थी कि पोस्ट डेटेड चेक दे रहे हैं तो उस टाइम पर ये ऑप्शन यस करना है। तो फ्रेंड्स, ये कई सारे ऑप्शंस होते हैं टैली के अंदर बैंक के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन अभी हम फिलहाल सिंपल एंट्री कर रहे हैं तो हम ये सारे ऑप्शंस को यूज नहीं करेंगे। हम सिर्फ यहाँ पर आके नरेशन में टाइप कर देंगे, हम यहाँ पर कुछ भी नहीं डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये जो मैंने इंस्टॉलमेंट नंबर बोला, ये इंस्टॉलमेंट नंबर नहीं होता है, इंस्ट्रूमेंट नंबर होता है, मैंने गलती से बोल दिया था तो ये याद रखिएगा। यहाँ पर चेक नंबर डाला जाता है। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम नरेशन में ही टाइप करेंगे, ठीक है। मान लीजिए इस तरीके से मैंने टाइप कर दिया। अब क्या है कि ये चेक मेरी बाउंस हो गई, बाउंस हो गई तो अब मैं क्या करूंगा, इसकी एंट्री कैसे करूंगा। जब मैंने दी थी तो मैंने पेमेंट वॉचर में एंट्री की थी। अब मेरी ये जब चेक बाउंस हो गई तो इस केस में क्या है कि मेरे बैंक से पैसे डिडक्ट नहीं हुए तो मैं फिर इसकी एंट्री रिवर्स करूंगा यानी रिसीट वॉचर में करूंगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, फिर से बैंक लूंगा जो भी मेरा बैंक का लेजर हो, उसके बाद जो मेरी पार्टी है उसे ले लूंगा और यहाँ पर जो भी अमाउंट था 1180 रुपए वो मैं यहाँ पर ले लूंगा। और उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करूंगा, चेक नंबर डाल दूंगा। रेफरेंस के लिए चाहूं तो यहाँ पर भी डाल सकता हूँ, चाहूं तो यहाँ पर नरेशन में फिर से वही चेक नंबर डाल दूंगा जो मेरी चेक बाउंस हुई है, ठीक है। इस तरीके से मैं एंट्री कर सकता हूँ चेक बाउंस होने के केस में। तो ये तो हुई एंट्री कौन सी, ये एंट्री हुई कि जब मैंने किसी को चेक दी। अब मानकर चलिए मुझे किसी ने चेक दी, यानी जो मेरा डेटर है वो मुझे जब चेक देगा तो मैं उसकी एंट्री कैसे करूंगा। तो उस केस में क्या होता है फ्रेंड्स कि जब आपका डेटर आपको चेक देता है और आप जब बैंक में लगाते हैं, उस केस में आप चेक जब आपको मिल जाती है तब आप एंट्री नहीं करते हैं, जिस डेट को आप बैंक में जाकर लगाते हैं चेक को उस डेट को एंट्री करते हैं आप टैली के अंदर आके। तो उस केस में क्या होता है कि आप जो एंट्री करते हैं डेटर के केस में आप रिसीट वॉचर में एंट्री करते हैं, और अगर चेक बाउंस हो जाती है तो आप पेमेंट वॉचर में करते हैं। देखिए दोनों में अंतर क्या है, जब आपका डेटर आपको चेक देता है तो आप उसकी एंट्री रिसीट वॉचर में करते हैं जब आप चेक जाकर बैंक में लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर चेक आपकी क्लियर हो जाती है तब तो कोई एंट्री नहीं करनी होती है, लेकिन अगर आपकी चेक क्लियर नहीं होती है, चेक बाउंस हो जाती है, जिस भी डेट को बाउंस होती है, जो भी आपको मैसेज आता है या जो भी आपको वहां से कोरियर आती है बैंक की तरफ से चेक बाउंस की, तो उस डेट को जिस डेट
आपको चेक बाउंस होती है वो डेट आप आकर टैली में पेमेंट वाउचर में एंट्री करेंगे, ठीक है। और उसी तरीके से अगर आप अपनी किसी पार्टी को जो कि आपका क्रेडिटर है उसे चेक दे रहे हैं तो आप पेमेंट वाउचर में एंट्री करेंगे, अगर चेक बाउंस होगी तो रिसीट वाउचर में एंट्री करेंगे, ठीक है। लेकिन उस केस में होता क्या है आपको मैं एक बार दिखा देता हूं। ये तो एंट्री सभी को पता होती है इसीलिए मैं इस एंट्री के ऊपर ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। यहां पर आइए। अब जब हम अंदर आते हैं किसी पार्टी के लेजर को चेक करने के लिए, चाहे वो क्रेडिटर हो या डेटर हो, तो यहां पर बात समझिए। यहां पर क्या है कि मैंने इससे परचेज किया, वो आपको दिख रहा है वाउचर टाइप में। उसके बाद मैंने इसे पेमेंट की, ये तो समझ में आ रहा है। अब यहां पर अगर कोई अकाउंटेंट है जो कि अच्छे तरीके से ट्रेंड नहीं है, या इसके अलावा अगर आप अच्छे तरीके से ट्रेंड हैं भी लेकिन आपके ट्रांजेक्शन्स बहुत हैं, सैकड़ों में आपके ट्रांजेक्शन्स है और आपको याद नहीं रहता है इतना सारा बात, तो आपको लगेगा कहीं मैंने यहाँ पर मिस्टेक तो नहीं कर दी है, क्योंकि जिससे हम माल परचेज करते हैं उसे हम पेमेंट करेंगे, वो हमें पैसे क्यों देगा, बात समझिए। जिससे हम माल परचेज करते हैं हम उसे पेमेंट करते हैं, वो हमें पेमेंट नहीं करता है, ठीक है। तो उस केस में आप जब यहाँ देखेंगे कि रिसीट वाउचर में ये एंट्री क्यों है, तो हो सकता है मे भी आप कंफ्यूज हो जाएं और आप सोचेंगे कहीं ऐसा तो नहीं है बाई मिस्टेक मैंने ये गलत एंट्री कर दी हो, करनी किसी और के लिए हो और मैंने कर दी इसमें है। तो उस केस में क्या है कि आप अंदर जाके देखते हैं, अंदर जाते हैं और आप नरेशन में अगर आपने टाइप किया होगा या वो जो मैंने आपको फीचर्स बताए थे उसके अंदर अगर आपने डाला होगा तो आपको पता चल जाएगा कि चेक बाउंस की एंट्री है। लेकिन आपको अंदर जाना पड़ेगा, आपको बाहर में ये सारी बातें नहीं पता चलेंगी। तो यही चीज जो ये प्रॉब्लम आती है, ये जो कंफ्यूजन आती है, इसको दूर करने के लिए मैं आपको आज की ट्रिक बताने जा रहा हूं। अब हम इसके लिए टैली के अंदर एक नया वाउचर बनाएंगे। हम आएंगे अकाउंट इन्फो में या हम इन्वेंट्री इन्फो में भी जा सकते हैं। हम वाउचर टाइप में जाएंगे, क्रिएट में जाएंगे। मैंने ऑलरेडी बना रखा है इसीलिए मैं अल्टर में जा रहा हूं। यहां पर मैंने चेक बाउंस के नेम से एक वाउचर बना रखा है। मैंने यहाँ पर नाम टाइप किया चेक बाउंस, अंडर लिया है जर्नल वाउचर, ये याद रखिएगा जर्नल वाउचर के अंदर लिया, बाकी कुछ नहीं करना है, इसे कंट्रोल ए से या एंटर एंटर करके आपको एक्सेप्ट कर लेना है। फ्रेंड्स अब हम आ जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर में, और वो जो मेरी एंट्री थी जो कि मैंने रिसीट वाउचर में की थी चेक बाउंस होने की, वो मैंने डिलीट कर ली है। हम यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर्स में आते हैं और हमें यहाँ पर जर्नल वाउचर पे इस तरीके से क्लिक करना होगा या F7 प्रेस करना होगा। यहाँ पर जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो वाउचर टाइप ओपन होगा और यहाँ पर लिस्ट ऑफ टाइप्स आएगा, तो हमें यहाँ पर चेक बाउंस का जो हमने वाउचर टाइप बनाया है उसे हमें सेलेक्ट करना होगा। और मैं बता दूं एक बात कि जब आप जर्नल वॉचर में इस तरीके की एंट्री करेंगे जिसमें कि आपका कैश या बैंक का लेजर यूज हो रहा है, तो उस केस में आपको जर्नल वॉचर में आके F12 यानी कॉन्फ़िग में आकर आपको यहाँ पर ये जो ऑप्शन होता है अलाउ कैश अकाउंट इन जर्नल वॉचर, इसे यस करना होगा, तभी आप कैश या बैंक के लेजर्स को जर्नल वॉचर में यूज कर पाएंगे। तो इसे आपको यस करना मैंडेटरी है। तो देखिए फ्रेंड्स, जर्नल वॉचर में जब हम एंट्री करते हैं तो यहाँ पर हम सिंगल एंट्री मोड को यूज नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर हमें डेबिट या क्रेडिट के अंदर ही एंट्री करनी होती है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ये जो मैंने पेमेंट की थी ये मैंने अपने क्रेडिटर को पेमेंट की थी, यानी जब मैंने उससे माल परचेज किया तो बैलेंस शीट में क्या रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, बैलेंस शीट में जो मेरी क्रेडिटर है उसका जो बैलेंस है क्रेडिट साइड रिफ्लेक्ट हो रहा होगा कि यानी मुझे उसे पैसे देने हैं। और जब मैंने उसे पेमेंट वॉचर में जाकर एंट्री की होगी तो उसका मतलब है कि मैंने उसे डेबिट के साथ क्रॉस कर दिया, जिसके कारण वहां पर उसका बैलेंस रिफ्लेक्ट होना बंद हो जाएगा। लेकिन अब क्योंकि ये मेरी चेक बाउंस हो रही है तो इस केस में फिर से वो मेरा जो क्रेडिट बैलेंस है वो फिर से खड़ा हो जाएगा। तो उस केस में मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर जो बैंक है बैंक को डेबिट करना है 1180 से, और उसके बाद यहाँ पर मैं चाहूं तो जो चेक नंबर है जो मेरी बाउंस हुई है वो मैं डाल सकता हूं, अगर आपने ये ऑप्शन यस रखा है। अदरवाइज आप नरेशन में भी डाल सकते हैं। और क्रेडिट करना है मुझे मेरी जो पार्टी है उसे, यानी जब चेक बाउंस होगी और आप जर्नल वॉचर में एंट्री करेंगे तो आप इस तरीके से एंट्री करेंगे। अगर आप क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं, याद रखिए अगर आप क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं तो आपका जो क्रेडिटर है वो क्रेडिट होगा और बैंक या सॉरी इस केस में तो बैंक होगी, कैश तो होगी नहीं, बैंक आपकी डेबिट होगी, ठीक है। अगर आप डेटर को मतलब मानकर चलिए आपके डेटर ने आपको पेमेंट की है, फॉर एग्जांपल आपके डेटर ने आपको चेक दी थी और वो चेक बाउंस हो जाती है, तो उस केस में जो आप एंट्री करेंगे यहाँ पर जो डेटर है वो डेबिट हो जाएगा। क्रेडिटर के समय क्रेडिटर क्रेडिट होगा, डेटर के समय डेटर डेबिट होगा, उसका जो लेजर है वो डेबिट होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। अगर आपको अकाउंटिंग में थोड़ी दिक्कत है, अगर आपने अकाउंट्स नहीं पढ़ा है तो मैं बता रहा हूँ, अगर आपको अकाउंट्स की अच्छी नॉलेज है तो मैं नहीं बता रहा हूँ, तो आपको पता ही होगा कि क्या क्रेडिट और क्या डेबिट होगा। आइए आप देखिए एक बार बैलेंस शीट में लेजर के अंदर। अब यहाँ पर कोई भी बंदा जिसे ज्यादा अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं है वो भी बता सकता है
कि एक बार आपने इससे परचेस किया है, फिर पेमेंट किया है, फिर उसके बाद जो ये नेक्स्ट एंट्री हो रही है, ये चेक बाउंस की हो रही है, क्योंकि यहाँ पर वाउचर टाइप में आपको चेक बाउंस लिखा हुआ है, आपको अंदर जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और हो सके तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।